स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। लीजिए, हाजिर है प्रगति गुप्ता की कहानी खिलवाड़। आज सुबह सुबह विजया के स्कूल मित्र वृंदा का लगभग 5 बरस के बाद फोन आया। एक तरफ अनायास ही विजया के चेहरे पर मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई और दूसरी तरफ 5 साल पहले वृंदा के साथ हुए हादसे की दुखद यादें भी हरी हो गई। वो दिन बहुत पीड़ा देने वाला था जब विजया को पता चला कि उसकी प्रिय मित्र वृंदा की 25 वर्षीय बेटी पंखुड़ी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जैसे जैसे सभी घनिष्ठ मित्रों तक इस हादसे की खबर पहुंची, इस दुर्घटना ने सभी को झकझोर दिया। चूंकि सभी मित्रों के बच्चों की उम्र लगभग एक सी थी, तो सबके सुख दुख भी साझे थे। हादसे के तुरंत बाद विजया ने बहुत बार वृंदा से संपर्क साधने की कोशिश की, पर शायद वृंदा ने अपना फोन स्विच ऑफ करके रख दिया था, जिसकी वजह से उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। आज 5 साल बाद अचानक वृंदा का फोन आते हुए देख विजया की आंखें नम हो गई, क्योंकि विजया वृंदा का हालचाल जानने के लिए बहुत समय से प्रतीक्षारत थी। अक्सर प्रतीक्षाएं आंखों को नमी दे जाती है। ये विजया को बहुत अच्छे से उस पल में महसूस हो गया था। स्कूल की मित्रता होती ही ऐसी है, जो व्यक्ति के भूलने से नहीं भूलती और छूटने के बाद भी नहीं छूटती। हेलो, कैसी है वृंदा? न जाने कब से तेरे फोन के लिए प्रतीक्षारत थी। कहां से बोल रही है तू? विजया ने फोन रिसीव करते ही वृंदा से बस इतना सा ही पूछा था कि उसकी आंखों में तैरती नमी ने उसके शब्दों पर अचानक ही बाड़ लगा दी। मैं ठीक हूं विजया, तू कैसी है? आज सवेरे ही तेरे शहर में आई हूं। मेरे पति सुरेश की एक मीटिंग है। आज शाम को हमारी ट्रेन है। मुझे कुछ समय के लिए सुरेश के मित्र की गाड़ी मिल सकती है क्या? बता, कहां मिल सकती हूं तुझसे? मैं मिलने आ जाऊंगी, बाकी बातें वहीं करेंगे। विजया के सहमति देते ही वृंदा ने उसका पता पूछा और वो 2 घंटे में उसके पास पहुंच गई। इतने अरसे के बाद जब विजया ने वृंदा को देखा, तो दोनों सखियां कसकर गले लग गई। फिर न जाने कितनी देर तक एक दूसरे के कंधों को आंसुओं से भिगोती रही। अनायास ही विजया ने पूछा, यहां तुझे कौन छोड़ने आया था वृंदा? तेरे यहां ड्राइवर के साथ आई हूं। बेटी के साथ हादसा होने के बाद सुरेश मुझे अकेले नहीं छोड़ते हैं। हमेशा ही सुरेश की नौकरी अलग अलग शहरों में रही। मैं पंखुड़ी की पढ़ाई और उसकी नौकरी के हिसाब से दिल्ली शहर में रही, पर पंखुड़ी के जाने के बाद हम साथ रह रहे हैं। अब जिस शहर में उनकी मीटिंग या पोस्टिंग होती है, हम दोनों साथ ही निकलते हैं। एक लंबी सांस भरकर वृंदा ने बगैर कुछ ज्यादा सोचे अपनी बात बताना शुरू कर दिया। पंखुड़ी के जाने के बाद मैं 3 साल तक घर से नहीं निकली थी विजया। पंखुड़ी के इस तरह चले जाने ने मेरी गति पर विराम लगा दिया। मेरा उठना बैठना सभी यंत्रवत हो गया था। इकलौती बेटी के जाने के बाद सुरेश ने कैसे खुद को संभाला, मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे तो खुद ही होश नहीं था। अगर सुरेश समय पर खुद को नहीं संभालते, तो हम दोनों का जीना और घर चलाना मुश्किल हो जाता। थोड़ी देर चुप रहकर वृंदा ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद आदमियों का हृदय सूखी रेत सा होता है। खुशी हो या गम, उसकी नमी को चुपचाप सोख लेता है।
उसके भीतर की नमी को छूने के लिए बहुत हौसला चाहिए विजया। वृंदा अपनी बात बोलकर चुप हो गई, पर उसकी आंखों में तैरती नमी विजया को बार बार महसूस करवा रही थी कि उसके मित्र अभी पूरी तरह संभली नहीं है। अभी बहुत कुछ है जिसकी मरम्मत होना बाकी है। वृंदा की आंखों में पल पल तैरती नमी विजया की आंखों को भी बार बार नमी दे रही थी। बच्चों से जुड़ी हुई पीड़ाएं कैसे सांझी पीड़ा बन जाती है, विजया को बहुत अच्छे से महसूस हो रहा था। वृंदा को देखकर विजया को लगा कि अनायासी हादसे की शिकार हुई पंखुड़ी ने समय के साथ वृंदा और सुरेश को चलने और आगे बढ़ने के लिए खड़ा कर दिया है, पर अभी भी उसके भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ है। माँ बाप के सीने से गए हुए बच्चे की कमी कब छूटती है भला? कुछ रिश्तों की कमियों से जुड़े एहसास मन के समझाए भी नहीं भरते। विजया इन बातों को बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। वृंदा, तूने घर के बाहर आना जाना शुरू कर दिया, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? सब धीरे धीरे समय के साथ ठीक होगा। जैसे ही विजया ने वृंदा का हाथ अपने हाथों में लिया, वृंदा की आंखों से आंसू विजया के हाथों पर टपाटप गिरने लगे और उसने सुबकते हुए विजया से कहा, विजया, तू मेरी बेटी पंखुड़ी की असल कहानी नहीं सुनेगी। मेरी बेटी के हादसे की असल कहानी आज तक किसी को नहीं पता है। मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं। आज तो सुन ले कैसे मेरी बेटी की एक कहानी बन गई। विजया के सहमति से सिर हिलाते ही वृंदा ने अपनी बात जारी रखी। विजया, तू ही बता, मैं कैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में पली बढ़ी अपनी बेटी की नादानियों को सबके सामने बताती। मेरी बेटी बहुत होशियार थी। MBA करने के बाद उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। कब और कैसे उसकी संगत बदली मुझे पता ही नहीं चला विजया। मैं तो उसकी शादी की सोच रही थी। अब वृंदा बोलते बोलते चुप होकर शून्य में ताकने लगी। शायद गुजरा हुआ एक एक घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगा था। अगर तेरा मन अच्छा नहीं है तो अभी मत बता वृंदा, हम कभी और सुनेंगे। विजया ने उसकी मनस्थिति भांपते हुए कहा। नहीं विजया, तो सुन ले प्लीज, शायद मैं कुछ हल्की हो जाऊं। मैं तुझे पंखुड़ी की नौकरी के बाद के उन सभी घटनाक्रमों को ज्यों का त्यों सुनाना चाहती हूं जिसको मैंने झेला है। फिर तो बताना मैं कहां गलत थी। क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? शायद कुछ भार कम हो जाए तुझको बताने से। आज भी जब अकेली बैठती हूं, मेरी बेटी की बातें चलचित्र सी चलने लगती है विजया। वृंदा जैसे ही पंखुड़ी और उसके बीच हुए संवाद के साथ अतीत में प्रविष्ट हुई, तो फिर जो जो घटित हुआ वो उसे बोलती ही चली गई। मां, आज ऑफिस के बाद दोस्तों की होटल पार्क में पार्टी है। रात में आने में देर हो जाएगी। हर बार की तरह इंतजार करती हुई मत मिलना। आप सो जाना मां। आप जागते हुए मिलती हो तो मुझे अपने सिर पर बोझ सा महसूस होता है। अक्सर ही पंखुड़ी मुझे पार्टी में जाने से पहले कुछ इस तरह ही बोला करती थी। कौन कौन जा रहा है बताओगी या फिर हमेशा की तरह कहोगी, आप जानती ही हो मां मेरे सभी दोस्तों को। फिर बार बार क्यों पूछती हो? मेरे हर बार पूछने पर यही जवाब मिलता था, सही तो है ना मां, मैं बड़ी हो गई हूं अब। अरे खूब कमाती है आपकी बेटी, नामी कॉरपोरेट फर्म में काम करती है।
मेरे लिए अब बहुत सोचना बंद कर दें। मेरी भी अपनी जिंदगी है, मुझे मेरी तरह जीने दें। मैं अपनी नौकरी और दोस्तों के साथ को खूब एंजॉय करना चाहती हूँ। ये समय वापस लौट कर नहीं आएगा माँ। जानती है विजया, उस समय मैं सिर्फ बोलकर चुप्पी साध लेती थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरा कुछ भी कहना इसको समझ नहीं आएगा। पंखुड़ी के ऑफिस के टाइमिंग और पार्टियों के टाइमिंग मेरे हिसाब से बहुत ऑड थे। उसके नौकरी ज्वाइन करने के बाद मुझे याद नहीं आता कि मैं कब उसके साथ कभी तसल्ली से बैठी हूँ। विजया, पंखुड़ी के कहे हुए इस तरह के डायलॉग मुझे हमेशा ही बहुत आहत करते थे। वैसे भी पंखुड़ी के इस तरह बोलने से यही लगता है कि मुझे भी सोच लेना चाहिए कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अपने निर्णय ले सकती है। इसके बाद मैंने भी उससे उतना ही पूछने की कोशिश की जितना जरूरी था। मुझे भविष्य में अपने अपमानित होने का डर लगने लगा था। मनमानियां जाने अनजाने अपमान करने से भी नहीं हिचकती विजया, पर मैं अक्सर दबी आवाज में खुद से भी कहती थी, जानती हूं बेटा, तुम्हारी जिंदगी है। फिर मन ही मन में बुदबुदा जाती, पर तुम भी तो मेरी बेटी हो, मेरे शरीर का हिस्सा, मेरी जिंदगी का हिस्सा, शायद मेरा बहुत कुछ। गुजरती रातों में कई कई बार पंखुड़ी के कमरे के चक्कर लगाना मैं कभी नहीं भूलती थी। फिर कब पंखुड़ी का इंतजार करते करते मेरी आंखें लग जाती, पता ही नहीं चलता। कई कई बार सवेरे हड़बड़ा कर उठती तो पंखुड़ी को सवेरे भी नदारद पाती। कुछ भी बोलने पर वही जवाब, फला दोस्त के यहाँ थी माँ, बहुत मत सोचा करो। समझ है मुझे अपने अच्छे बुरे की, मुझे अपनी तरह से जीने दो। समय के साथ साथ पंखुड़ी की रोज रोज की पार्टियां भी बढ़ती जा रही थी। कभी नशे में धुत लौटती तो कभी 4-5 लड़के लड़कियों के साथ। सारे के सारे लड़के लड़कियां एक ही कमरे में बंद हो जाते और रात रात भर उड़दंग चलता। रसोई में उन सब का आना जाना बना रहता। कभी कुछ बाहर से ऑर्डर किया जाता तो कभी रसोई के फ्रिज से बर्फ निकालने की आवाजें आती। चूंकि मेरा और सुरेश का कमरा नीचे था तो मुझे उन सभी की अस्पष्ट सी आवाजें सुनाई देती। पर जानती है विजया, जब पंखुड़ी के दोस्त घर में होते मैं रसोई या उसके कमरे में जाने की सोच भी नहीं सकती थी। मुझे लगता था कि कहीं पंखुड़ी अपने दोस्तों के सामने मुझसे कुछ ऐसा न कह दे जो मुझे आहत करे। सुरेश की नौकरी दूसरे शहर में होने से उनका महीने में 2 या 3 बार ही आना जाना होता था। मैं उनको कुछ बोलती या बताती तो वो दूर से बैठकर बातों की गंभीरता को नहीं सोच पाते थे। सुरेश अक्सर ही मुझसे बोलते कि तुम्हें पंखुड़ी को प्यार से समझाना चाहिए, बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए ये तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसके साथ ज्यादा रहती हो। मैं सुरेश को कैसे बताती कि पंखुड़ी अब बच्ची नहीं है, उसको मेरी कोई बात समझनी ही नहीं होती। मैं भी पंखुड़ी को जब भी मौका मिलता समझा समझा कर थक चुकी थी। सुरेश जब भी गिनती के दिनों के लिए घर आते, पंखुड़ी कोई भी ऐसा काम नहीं करती कि सुरेश कुछ बोले। अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाने के बावजूद भी पंखुड़ी का ऐसा रूप सामने आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। खाने पीने वाले दोस्तों की सोबत,
और पंखुड़ी की उच्च पढ़ाई लिखाई। सैलरी के बड़े पैकेज ने उसको 7वें आसमान पर बिठा दिया था। बहुत अधिक शराब और ड्रग्स लेने से पंखुड़ी अब बीमार रहने लगी थी। मेरा कुछ भी बोलना समझाना पंखुड़ी से मेरी बेइज्जती ही करवाता था। अब मूक दर्शक बनकर मैं सिर्फ पंखुड़ी को घर आते जाते देखती और उसके घर को लौटते कदमों की राह ताकती। कभी ईश्वर के आगे उसके लिए प्रार्थनाएं करती। तभी एक दिन अचानक देर रात को फोन की घंटी ने मेरे हाथ पांव को ठंडा कर दिया। शहर के एक बड़े अस्पताल से फोन था। आपकी बेटी ने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए एक एक्सीडेंट किया है। आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचिए, वो काफी सीरियस है। शायद किसी नर्सिंग स्टाफ का फोन था। जैसे तैसे अपनी कार को ड्राइव करके मैं हॉस्पिटल पहुंची तो खून से लथपथ पंखुड़ी को आईसीयू के बिस्तर पर देखा। एक बार तो मैं पूरी तरह हिल गई। अपनी संतान को इस तरह से देखना मुझे चेतना शून्य कर गया। फिर खुद को संयत होकर मैंने नर्स से पूछा, इस एक्सीडेंट में किसी और को चोट तो नहीं आई? नहीं मैडम, जो लोग आपकी बेटी को लेकर आए थे वे बता रहे थे कि नशे की हालत में उसकी गाड़ी रोड साइड पर खड़ी गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी खराब होने की वजह से उस गाड़ी में बैठे परिवार के लोग बाहर खड़े होकर मैकेनिक का इंतजार कर रहे थे। शुक्र है उन लोगों की गाड़ी बुरी तरह टूट गई, पर पूरा परिवार सही सलामत है। आपकी बेटी की कार की स्पीड बहुत तेज होने से काफी सारी चोटें आई है। काफी सीरियस है आपकी बेटी। जानती है विजया, उस वक्त मुझे अपने हाथों से सब कुछ छूटता नजर आ गया था। हॉस्पिटल में बदहवास सी आवाज खड़ी मैं अपने आप को कुछ पागल सी महसूस कर रही थी। तभी मुझे हॉस्पिटल में लगी भगवान की मूर्ति नजर आई तो धम से वहीं हाथ जोड़कर बैठ गई। उस समय जो भी मंत्र दिमाग में आते गए बस बोलती चली गई। घबराहट में मुझे नहीं याद मैं क्या मंत्र बोल रही थी। जब थोड़ा संभली आईसीयू की तरफ वापस बढ़ गई। सुरेश भी मेरे पास नहीं थे। मैंने उनको भी फोन कर दिया, पर उनके पहुंचने में वक्त लगना था। विजया, पंखुड़ी उस समय लगातार माँ माँ बड़बड़ा रही थी। पंखुड़ी कभी थोड़ा होश में आती तो कराहती हुई बोलती, मुझे बचा लो माँ, अपनी बेटी को बचा लो माँ, बहुत दर्द है मेरे, सहन नहीं हो रहा है माँ, सहन नहीं हो रहा है। मैंने पंखुड़ी के माथे पर हाथ रखा और उसके बालों को न जाने कब तक सहलाती रही। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे शब्द खोने लगे थे। बस बार बार पंखुड़ी के कहे वही वाक्य आसपास होकर गुजर रहे थे, जिनकी वजह से मेरा पुत्री मोह टूटने लगा था। मेरी जिंदगी है माँ, मुझे अपनी तरह जीने दो। मुझे आपकी हर बात में दखल अंदाजी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप बहुत परेशान मत हुआ करो माँ। अपना कमाया हुआ ही तो खर्च करती हूं, आपसे तो नहीं मांगती, फिर क्यों मुझे इतना टोकती हैं? नशे में धुत पंखुड़ी की बोली हुई वे बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी विजया। मैंने उस दिन पंखुड़ी की टूटती सांसों को बहुत करीब से महसूस किया और मैं मन ही मन बुदबुदाने लगी, पंखुड़ी, मैंने तो तुम्हें तभी से धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया था बेटा, जिस दिन से तुमने मुझे अपनी जिंदगी से हटाना शुरू कर दिया था। मैंने जन्म दिया था तुम्हें। तुम्हारी चिंता करना मेरी आदतों में शुमार था बेटा, पर ज्यों ज्यों तुम मुझे खुद से अलग करती गई,
मैं भी अपनी उसी घुटन को साध कर तुमसे दूरी बनाने में इस्तेमाल कर दी गई। बहुत मुश्किल अभ्यास था मेरे लिए बेटा। मूक दृष्टा बनकर संतान को गर्त में जाने देने जैसी मनमानी करने देना किस माँ बाप के लिए आसान होगा। आखिरकार तुम्हें भी तो कभी बड़ा मानकर मुझे जीवन के निर्णय लेने के लिए छोड़ना ही था। तुम्हारी ही जिंदगी थी बेटा। तुमने जो किया वो तुम्हारी जिंदगी की सोच से जुड़ा था। उसमें हमारी चिंताएं कहाँ थी बेटा। तुम्हारी जिंदगी थी तभी तुम सिर्फ अपना सोच पाई। अगर जिंदगी तुम्हारी भी थी तो उससे ना समझ सा खिलवाड़ क्यों किया पंखुड़ी। सच कह रही हूं विजया, उस दिन न जाने कैसे मैं अपनी ही बेटी के लिए ये सब बुदबुदाती गई। आज सोचती हूं तो लगता है मां होकर क्या मुझे इतना कठोर होना चाहिए था। जब टूटती सांसों ने पंखुड़ी का साथ छोड़ा तो उसकी माफी मांगती आंखों में मुझे बहुत कुछ नजर आ गया था। विजया, जो बच्चे माँ बाप को कमजोर बनाते हैं वही कई बार अपनी जिदों की वजह से मजबूत भी बना देते हैं। इसका एहसास मुझे उस दिन बखूबी हुआ था। पर क्या मैं इतनी मजबूत और निष्ठुर बन पाई? ये प्रश्न हमेशा मेरे आगे टंगा रहा। इसका एहसास मुझे उस दिन बखूबी हुआ था। उस दिन हॉस्पिटल की सीढ़ियां चढ़ते और उतरते समय ईश्वर के आगे मैं अपना सिर झुकाना नहीं भूली थी। पर विजया, नहीं भूल पाती हूं मैं अपनी बेटी को। मैंने स्वयं को खूब समझा बुझा लिया, पर मैं ठीक नहीं हूं। बता ना अब मैं क्या करूं विजया। सब ठीक हो जाएगा वृंदा। बस तू अपने मन में किसी तरह के अपराध बोध को मत पाल। गलत नहीं है तू। विजया, मेरी बेटी का हादसा बोझ था मुझ पर। इतनी सारी बातें मैंने सुरेश को भी नहीं बताई, क्योंकि वो तो यही बोलते, मुझे पाखुड़ी को संभालना नहीं आता। अगर उनको सब कुछ बता देती तो वे ये बोलते कि मेरी परवरिश में ही कमी रही होगी या मैंने ध्यान नहीं रखा होगा। अपनी बात खत्म करके न जाने कितनी देर तक वृंदा चुपचाप बैठी रही। फिर वृंदा ने उठकर विजया से विदा ली और कहा, तू कहानियां लिखती है ना विजया, एक कहानी युवाओं की मनमानियों पर भी लिखना, ताकि उनको पढ़कर महसूस हो सके कि परिवार में किसी की भी जिंदगी सिर्फ उन्हीं की नहीं होती। सभी की जिंदगी का मूल्य एक दूसरे के लिए होता है। तू लिखेगी ना विजया, तू लिखेगी ना मेरी बेटी पर एक कहानी। विजया के सहमति से सिर हिलाते ही वृंदा ने सुकून की सांस ली और वो फिर से मिलने का वादा करके वापस लौट गई। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।